जय जोहार, जय हिंद। सबसे पहले आप जो भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट हमारा सीजीपीएससी संकल्प बैच जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम जो टेस्ट है उसको एनालिसिस करके भी बताना चाह रहे हैं और आंसर भी बताना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट सीरीज में था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया come into force on 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत का जो संविधान जो बन जाया रहता है 26 नवंबर 1949, परंतु जैसे हम लोग को पता है कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किए रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो गणतंत्र हम लोग का कम्प्लीटली बनता है, कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को हम लोग उसको लागू करते हैं पूर्णतः। तो वो उसके कारण क्या होता है, पूरा संविधान लागू उस दिन होता है। लेकिन कुछ जो उपबंध है वो उसी दिन ही लागू करते हैं जब इनेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन सा उपबंध है? निर्वाचन या इलेक्शन, दूसरा नागरिकता, तीसरा आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन, चौथा न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ पे आपका कूट में है। तो जैसे कि हम लोग को 26 नवंबर को हम लोग संविधान को इनेक्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो चुनौती रहती है लोकतंत्र बनाने के लिए, तो वो क्या है? निर्वाचन रहता है। तो निर्वाचन के लिए पहले से करना पड़ता है हम लोग को, इलेक्शन कमीशन के व्यवस्था करना पड़ता है। तो हम लोग उसी दिन ही इलेक्शन वाले जो उपबंध है उसको लागू कर देते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, नागरिक कौन होंगे, उसके लिए ये उपबंध लागू कर देते हैं उसी दिन। और जैसे कि हमको पता था जब भारत आज़ाद होता है, तो एक दुर्घटना के साथ बोल सकते हो, भारत को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पाकिस्तान बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम रहते हैं। तो हम लोग उतना टाइम स्टेबिलिटी के लिए हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन को भी एक्टिवेट कर दे रहते हैं, उसी दिन नेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो तीनों जो उपबंध है, प्रोविजन है, उसी दिन हम लोग लागू कर देते हैं, 26 नवंबर 1949 को। तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कनकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज। तो बहुत सारे कंट्रीज से हम लोग इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने हमने बारो किए हैं जो हम लोग के कंट्री के लिए जो सूट करता थे। तो उसमें से कौन कौन सा है जो समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रोविजन है, वो हम लोग ने कहाँ से बारो किया है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है या फिर कहाँ से लिया गया है? सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। ठीक है, सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। तो देखेंगे जो समवर्ती सूची का जो फेडरल सिस्टम है हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये हम लोग से ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। सोवियत यूनियन से हम लोग क्या क्या लेते हैं? तो आंसर तो आपका हो गया, ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता रहना था सोवियत यूनियन से हम लोग ने क्या लेते हैं? जो जस्टिस, न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम लोग यूएसएसआर के से संविधान से लेते हैं। वहां से हम लोग और अडॉप्ट करते हैं, 5 ईयर प्लान लेते हैं। क्या? 5 ईयर प्लान जो है ना, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। ठीक है। उसी तरह से इटली से हम लोग लेते हैं, क्या? इटली से कुछ लेते हैं। तो इटली से हम लोग देखेंगे तो एक आप सुने होंगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो जनरली हम लोग कहाँ से लिए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वो कहाँ से लिए हैं? हम लोग पढ़ते हैं कहाँ से? आयरिश से, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड वाले भी कहाँ से लेते हैं? ये इटली से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से इटली से। कनाडा से भी हम लोग क्या है कि फेडरेशन सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा जो हम लोग का उपबंध है या फिर प्रोविजन लेते हैं। ऐसे तो बात किया जाए तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है हम लोग कहाँ से लेते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन आने का वहां से आशंका रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो दोहरी नागरिकता है वो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? यूनिटरी गवर्नमेंट,
फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो जो दोहरी नागरिकता है, जो एक हम लोग कई सारे कंट्री सिंगल नागरिकता रहता है, कई सारे कंट्री में डुअल नागरिकता होती है। जैसे कि भारत देश में क्या है, सिंगल नागरिकता है। अमेरिका में डुअल नागरिकता है, मतलब अमेरिका देश का भी एक नागरिकता होगा और वहाँ के राज्य का भी एक नागरिकता होगा। तो वो किसकी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार के नहीं होता, यूनिटरी सरकार के नहीं होता। अगर एकात्मक रहेगा तो सिंगल आपको क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। तो ये नहीं होगा। तो ये क्या है? फेडरल व्यवस्था है, संघीय सरकार की विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? संघीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अथॉरिटी इज empowered टू ले डाउन द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा निकाय है? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम नागरिकता देना नहीं है, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव करवाना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो काम है वो क्या है? कि चुनाव को देखना, एग्जीक्यूशन करवाना, है ना। संसद, और दूसरा आपका दिखा दिया विधानसभाएं। विधानसभा के पास आपके पास पावर नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास कि संसद के पास पावर, संसद के पास पावर है। संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। तो संसद के पास ये पावर है कि नागरिकता किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। हमको कैसे पता चलता है? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 11 है, जो अनुच्छेद 11 है, उसमें पता चलता है कि भैया नागरिकता कौन दे सकता है? केंद्र सरकार संसद के द्वारा बिल पारित करके। इसीलिए हम लोग अभी सुने होंगे सिटीजन, जो जो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जो 1955 को अमेंड किया गया है। तो जो नागरिकता वाला जो पूरा मुद्दा है किसके पास रहता है? वो संसद के पास रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस आर बोम्बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? हम लोग जब पढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया रहता है? वो हम लोग केशवानंदा भारती केस में जब देखते हैं तो वहाँ से आया रहता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है कि एस आर बम्बई केस हुआ था भारत संघ के बनाम के मामले में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता को उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना बताया है? मतलब संविधान, संसद क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। आपके पास पावर है, ठीक है, आप मेजोरिटी में आ गए, संविधान को खत्म कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, है ना। आपके पास बहुमत है तो चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या बोला है? एस आर बॉम्बे केस या तो फिर जो केशव नंदा भारती केस है उसमें बोला कि आप चेंज तो कर सकते हो लेकिन आपका जो मूल सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट आता है? बहुत सारे पार्ट आते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। उदारवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, मानव की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो मानव की गरिमा भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 में जो बताता है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है कि एस आर बम्बई केस ने क्या बोला है। तो एस आर बम्बई केस ने क्या बोला है? जो आपका सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे देश का कैरेक्टर बताता है, नेचर बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है। द टर्म सोशलिस्ट was inserted into the preamble of the Constitution of India by which amendment act? भारत के संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो हमको पता है कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसको भी चेंज किया गया है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपको जोड़ा गया है? तो हम लोग को पता है जब इंदिरा गांधी थी, है ना, इंदिरा गांधी थी, तो 1975 से 77 में वो क्या स्टार्ट कर दी थी? इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। उसके बाद इमरजेंसी की घोषणा में बहुत सारे अनुच्छेद को वो चेंज की थी। तो और उतना टाइम जो लेके आई थी क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें क्या की? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दी थी। एक क्या होता है?
सोशलिस्ट था। दूसरा कौन सा था? सेकुलर, जिसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। और तीसरा क्या था? इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो गया था फिर, है ना। तो ये तीन शब्द को जोड़ा गया था। तो इसके कारण क्या है, कौन सा संविधान में 40 से 42वां, उसके बाद 43वां संविधान होता है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस होता है। जो नया सरकार आता है तो 44वें संशोधन लेके आती है। और वो क्या करते हैं, जो इंदिरा गांधी के बहुत सारे जो जो लूप होल था, जैसे कि आर्टिकल 75 में क्या रहता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल के आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन उसमें क्या लिखा गया, पहली बार क्या लिखा गया कि ऐसे नहीं जस्ट पूछ के प्रधानमंत्री लगा नहीं सकता या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लगा सकता, लेकिन उसको सबसे पहले क्या लिखित में कैबिनेट का परमिशन चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट उसको इन्फोर्स करेगा। तो यहाँ पे तो वो जो अमेंडमेंट जो चेंज करके लेके आते हो 44वें संशोधन है, तो इस टाइप से। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली, यहाँ पे ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग को जानते हैं बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो ओनली सिटीजन को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? भारत के नागरिकों के लिए कौन सा उपलब्ध है? पहला जो दिया गया है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 में जो है लाइफ और लिबर्टी, ठीक है ना, 21 आर्टिकल ये सबके लिए है, चाहे विदेशी आए भारत आए, सबके लिए ये अधिकार है, भारत के अंदर है। तो भैया सबका जीवन जीने का अधिकार है यहाँ पे। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की भी स्वतंत्रता सबको है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये भी धर्म की स्वतंत्रता भी सबको है। उसके बाद तीसरा, राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का भी अधिकार यहाँ पे छूट गया है, समानता का भी अधिकार, समानता का भी अधिकार भी सबके है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, ओनली, ठीक है ना, हम लोग को ओनली पूछ रहा है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार, जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में आपको क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन क्या कुछ भी बोल सकते हो क्या, लिमिटेड है, ठीक है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसमें देश की गरिमा अखंडता हो गया, या फिर सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, या तो फिर जिसके कारण आपके जो पड़ोसी देश के साथ आपका क्या रिलेशन खराब हो रहा है। तो ये ओनली किसको अवेलेबल है, ओनली नागरिकों को, इन चारों में से कौन सा, ऑप्शन 4, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें हम लोग 6 पढ़ते हैं फ्रीडम में, 6 अभिव्यक्ति की आज़ादी में, बोलने का हो गया, उसके बाद एक साथ रहने का, असम जो संघ बनाने का, असेंबली होने का, कहीं पे भी आप जाके अपना व्यवसाय करने का, घूमने का, फिरने का, ये रहता है 6 उसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट remains suspended except for which of the following। ठीक है, देखते हैं, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो, तब निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 359 के आसपास है ना, 358 359। वो बोलता है जब हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं, इमरजेंसी कब लगता है, जब कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। तो क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो आपका जो अधिकार दिया जाता है, वो अधिकार को क्या कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। लेकिन निलंबन तो कर सकते हो, लेकिन 2 अधिकार को छोड़ के। और 2 अधिकार कौन कौन सा है, आर्टिकल 19 को तो ऐसे भी कटेल कर सकते हो, ठीक है ना, 15 और 16 तो कर सकते हो। 21 है जो कि आपका लिबर्टी है ना, ठीक है, वो है आपका, 21 नहीं कर सकते। दूसरा 22 तो कर सकते हो, 22 में क्या कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकते आपका, 20, ठीक है। तो आपको अगर हिरासत में लेंगे तो भी सही तरीके से लिया जाएगा, जो 20 बोलता है, ठीक है ना, ऑफेंस के लिए प्रिवेंशन एक सही तरीके से लिया जाएगा। और 21 क्या है आपका, जिंदगी, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ लाइफ। इसको छोड़ के बाकी को क्या कर सकते हैं, अधिकार को आपको इन्फोर्समेंट नहीं हो जाए, हो सकता है। जैसे होता है ना हमारा फंडामेंटल राइट, अगर कभी क्या होता है कि हनन होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं,
हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के कारण बाकी सब अधिकार आपका क्या हो सकता है, नॉन इन्फोर्सेबल हो सकता है, एक्सेप्ट 20 और 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कौन से सेक्शन में किया गया है जिसमें हमारे देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखेंगे बताया गया है? तो कहाँ किया गया है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लिसिटली नहीं किया गया प्रीएम्बल में। तो दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल तो बाद में लेके आया गया था, ठीक है ना, जब लैंड रिफॉर्म की बात हुई थी कि कुछ जमींदारों को बहुत सारा जगह है या फिर उसको प्रॉपर्टी का जो राइट है किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नाइन्थ शेड्यूल लेके आया गया था। पहले 8 शेड्यूल थे, उसके बाद नाइन्थ शेड्यूल आया था, ये नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी हम लोग क्या है, बाद में हम लोग ने ऐड किया गया है, ठीक है ना, जिसको किस में आता है, 51A में आता है ना। ड्यूटीज इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं किया गया था, लेकिन ये है आपका डीपीएसपी जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, उसमें जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है जो अनुच्छेद 21 है, वो क्या बोलता है, हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बना के रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हुज रिकमेंडेशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? पुंछी कमीशन, एल.एम. सिंघवी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारीय कमीशन। तो किसकी रिकमेंडेशन पे हम लोग ने मूल कर्तव्य को इंक्लूड किया हम लोग के संविधान में? जो 51A में हम लोग डाले हैं, ए या अ जो अलग से लिखते हैं, मतलब वो अलग से हम लोग ने संविधान में जोड़ा गया है। और हम लोग का संविधान क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। कभी भी हम लोग जब समाज के जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं और करते हैं, इसी कारण अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी जी के टाइम में डाला गया था, है ना। लेकिन वो डाला गया था, लेकिन कोई कुछ भी बोल देगा तो डाल देंगे क्या, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ कमिटी जाता है, कुछ समिति बनाया जाता है। तो वो समिति कौन सा था, स्वर्ण सिंह समिति, क्या स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा के रिकमेंडेशन पे इसको डाला गया था। ठीक, ये पुंछी कमीशन और सरकारी कमीशन, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते रहता है। तो पुंछी कमीशन और सरकारी कमीशन किससे संबंध है, अगर कोई बोला जाएगा तो किससे संबंध है? तो ये संबंध है क्या है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध रहेगा कैसे रहेगा, तो उसके लिए ये पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन बनाया गया है। तो कई बार क्या होता है, आर्टिकल 365, ठीक है ना, 356 प्रेसिडेंट रूल, उसका केंद्र सरकार मिसयूज कर देती है कभी, है ना। तो केंद्र और राज्य में अगर अलग अलग सरकार है, कोई बीजेपी का है कोई कांग्रेस का है, तो फिर मतभेद होते रहते हैं, बिल पारित कर देते हैं, ऊपर में बैठ जाते हैं बिल को। कभी गवर्नर क्या करता है, जो केंद्र सरकार में अगर दूसरे पार्टी का सिस्टम है, तो क्या करता है, उस बिल को क्या कर देता है, रखे रहता है, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु में केस हुआ था। तो उसके बाद क्या करता है वो, फिर गवर्नर फिर क्या बोलता है कि मैं राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति के पास जब खाली रहता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या होता है, केंद्र और राज्य में क्या है कि अब बिल पारित नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सरकार कैसे चलेगा राज्य का? तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि पुंछी कमीशन सरकारिया कमीशन बैठक बनाया गया और वो बताते हैं कि कैसे करके स्मूथ वर्क करेंगे। तो ये दो कमीशन भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इम्पोर्ट और क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है? ठीक है, निर्वाचन मंडल का भाग है, लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति को हम लोग क्या है, निर्वाचन करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से उनको क्या बोलते हैं, निर्वाचन करते हैं, लेकिन उसको जो हटाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं।
तो जब सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट में क्या कर कौन कौन रहते हैं, लोकसभा के भी मेंबर रहते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर लगते हैं, ठीक है ना। आपके जो क्या बोलते हैं, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली के भी एमपी रहते हैं, ठीक है ना। काउंसिल के भी एमपी एमएलए रहते हैं, है ना, एमएलए रहते हैं यहाँ पे। तो ये इनके एमपी रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये तो सेलेक्ट करने के लिए रहेंगे। लेकिन जब उसको अब महाभियोग करेंगे तो कौन नहीं रहेगा, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य रहेंगे उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ओनली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं उन लोग को हम लोग जो ये महाभियोग में शामिल रहेंगे, इसको हटाना है प्रोसेस में। तो राज्य के जो विधान परिषद है उसके सदस्य इसके भाग नहीं रहते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्शन रिफॉर्म का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, पीएससी में, तो पीएससी में भी आ सकता है। इलेक्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा चलते जा रहा है, इलेक्शन कमीशन। तो पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशंस। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट सिस्टम फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा चुनाव में सूची पद्धति लागू करने की। तीसरा, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन फॉर लोकसभा, लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी वित्त पोषण। चौथा, लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों पर प्रतिबंध। नहीं, ये तो प्रतिबंध हटाने की बात कहते हैं, लोग और आए बोल के, ये चीज नहीं होगा। ये जो दिनेश गोस्वामी समिति क्या बोला था, जब 1990 में देख रहे थे कि मनी और मसल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो क्या हो रहा था, मनी जब आ रहा था तो इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो उसको रोक करने के लिए जो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा, क्या कहा कि सरकार का खुद एक खजाना हो जिसके थ्रू इलेक्शन लड़ा जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट फंडिंग करे इलेक्शन को, ठीक है ना। कोई दूसरा फंडिंग करेगा तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर अदानी और अंबानी अगर फंडिंग करना शुरू कर दें किसी पार्टी को, तो उनको तो क्या चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कोयला खदान चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पूरा सरकार के पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके लिए क्या बोला था कि स्टेट फंड होना चाहिए, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल रोधी कानून के उपबंध शामिल हैं। तो यहाँ पे फिर से आ गए, क्या होता था, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, एब्सोल्यूट पावर में है, तो वो क्या करता था, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को मिला लेता था, ठीक है, हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता था कि दल बदल कानून लेके आया था राजीव गांधी के टाइम में। तो वो कौन सा अनुसूची में इसको डाला गया था, तो कौन से अनुसूची में डाला गया था, 10वीं अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची क्या बताता है, भूमि सुधार के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो ये बताओ 8वीं अनुसूची क्या बताता है, भाषा। 5वीं अनुसूची, एक 5वीं अनुसूची है, एक 6वीं अनुसूची है। हाँ, कौन सा प्रोविजन बताया जाता है, एस टी एस सी का। तो एस सी एस टी का जो जो अलग अलग राज्य में बहुत सारे हैं उनके बताए जाते हैं, ठीक है। 6th अनुसूची में क्या हो जाता है, उस पर भी उपबंध रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 3 राज्य को छोड़ के, किसके ना, जो एटीएम के नाम से आप स्टार्ट करते हो ना, याद करते हो, ठीक है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसको छोड़ के। सेकेंड अनुसूची में कौन सा रहता है, सैलरी, ठीक है ना, अलाउंसेस के बारे में रहता है। सेकेंड अनुसूची में सैलरी और अलाउंसेस के में रहता है। फोर्थ अनुसूची में क्या रहता है, ओथ, क्या क्या ओथ लेंगे, है ना, और प्रेसिडेंट रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, बिल्कुल सही है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है।
फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया है ना, इसमें ट्रूथ होगा, मतलब वो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन होगा, है ना। दूसरा, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। 5 साल का जो हाई कोर्ट का जज हो, या फिर 10 साल का एडवोकेट हो, है ना, या और एमिनेंट जूरिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, ये होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लास्ट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, वो पार्लियामेंट के द्वारा उसको इम्पीच किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति बोलता है। और राष्ट्रपति के प्लेजर जब तक है तब तक रहेंगे, उसको कोई हटा नहीं सकता, है ना। तो ये ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो आपके ए और 2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट अबाउट द मनी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ठीक है ना, धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। पहला, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, यही तो गलत लग रहा है, क्योंकि मनी बिल जो होता है, धन विधेयक होता है, वो हमेशा कहाँ पे लेके आया जाता है? लोकसभा में लेके आता है, लोकसभा में लेके आया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करने का अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, वो डिसाइड करेगा कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 तो सही है। तीसरा, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा मस्ट बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज विथ रिकमेंडेशन। हाँ, ये जो लोकसभा से पारित करेंगे तो राज्यसभा में जाएगा, लेकिन 14 डेज ही है। आपको रिकमेंडेड करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो भी आप इधर आ जाएगा, और आपका रिकमेंडेशन को सुना भी जाएगा या फिर नहीं भी सुना जा सकता लोकसभा के पर। ठीक है ना, ये भी सही है। अगला, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा में पुनः विचारण के लिए नहीं लौटा सकता। बिल्कुल नहीं लौटा सकता, क्योंकि प्रायर परमिशन के, राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन रहता है इस बिल को लेके आने के लिए। ठीक है ना, तो वो फिर अगर रिटर्न कर देगा तो फिर तो आपको मनी बिल पास नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन है बोला जाएगा ना। ठीक है ना, आपके पास अविश्वास प्रस्ताव है, मतलब आपको विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति अगर रिटर्न कर देता है तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं, पहले से ही प्रायर परमिशन के थ्रू जाता है और राष्ट्रपति उसको रिटर्न नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट डायरेक्टेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके थ्रू हम लोग को बताया गया है कि जो राज्य रहेगा अलग अलग लैंग्वेज वाले, तो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो उसकी भाषा में होनी चाहिए? तो अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 351, 351 हम लोग को बार बार दिखता है, याद आता है। तो आर्टिकल 351 क्या बताता है? कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना है। क्या करना है? हिंदी भाषा को प्रमोट करना है। ये तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल 350 ए जो है, ये अलग से जो है, ये हम लोग ने ऐड किया गया है और बोला कि मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 350 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? बहुत सारे फंड हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसे भारत की समेकित निधि बोला जाता है। दूसरा होता है राज्य की समेकित निधि होता है। भारत की आकस्मिक निधि होता है, कंटीजेंसी फंड होता है। ठीक है ना, एक पब्लिक अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट चलाता है।
तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से क्या कहते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे हो गया यूपीएससी के, ठीक है, के बाद आपका जुडिशरी के, जो इंडिपेंडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको देते हैं, ताकि चीज़ें प्रभावित ना हो सके, है ना। तो हाई कोर्ट के जो जज है वो उसको कहाँ से देते हैं? राज्य के समेकित निधि से। राज्य के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से हम लोग क्या बोलते हैं? वेतन देते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कहाँ से देते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं, ठीक है। और ये तो दो फंड आकस्मिक निधि के लेके रखे रहते हैं, जैसे कि कोविड जैसे हो गया तो हम लोग ने बहुत सारे कंटिजेंसी फंड से भी लेके आया था, और कंटिजेंसी फंड बनाया था जो पीएम निधि के नाम से जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है Which of the following act of British India strengthened the authority of Viceroy Executive Council by introducing the departmental system in place of collective functioning? ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य प्रणाली के स्थान पर विभागीय पद्धति या फिर पोर्टफोलियो सिस्टम लागू कर और वायसराय की कार्यपरिषद पर उनके अधिकार को अधिक मजबूत किया? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज हम लोग देखते हैं, फाइनेंस विभाग है, गृह विभाग है, तो ये सब विभाग कौन से जो एक्ट है उसके थ्रू आया? काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये तो हमको पता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, जो है ना, सांप्रदायिक जो यहाँ से आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में परिषद को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888 जो है ना, 1858 को, उसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करते हैं और एक नया पोस्ट लेके आते हैं, और वाइसरॉय का पोस्ट लेके आते हैं। क्या लाते हैं? वाइसरॉय का पोस्ट लेके आते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861 में हम लोग को अंग्रेज के टाइम ये विभागीय पद्धति लेके आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, एक बार में 6 महीने तक ही बढ़ाया जाता है। तीसरा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। 2 वर्ष तक तो नहीं बढ़ाया जाता, पहले जाता था, जाता अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बार में केवल 1 वर्ष तक आपातकाल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, परिस्थिति खराब होगी तो क्या है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन उतना जटिल भी है, उतना फ्लेक्सिबल भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 साल तक, एक इमरजेंसी के टाइम। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी? निम्नलिखित में से किस विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? तो बहुत सारे बिल होते हैं, ठीक है ना, और उसके तरीका भी अलग अलग है, क्योंकि हम लोग का अलग अलग सब्जेक्ट है। कुछ कुछ केंद्र सरकार का है, कुछ राज्य सरकार का है, कुछ कॉन्करेंट लिखे है, समवर्ती है, दोनों है, केंद्र और राज्य का। और ऐसा कोई जो चीज़ होगा जो संविधान को चेंज करता है, उसके अलग से बिल है। तो जो भारत संसद के दोनों सदन से जो पारित करना है, वो भी अलग अलग विशेष बहुमत के साथ। वो कौन सा बिल है? साधारण बिल नहीं, साधारण बिल तो ऐसा नहीं है। धन विधेयक नहीं, वित्तीय विधेयक नहीं, कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, वो उसको क्या करना चाहिए पड़ता है? इंडिविजुअल से और स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाता है। यानी कि एक तो मेजोरिटी से पारित होना चाहिए, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए और वोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2/3 जो है लोग प्रेजेंट भी रहना चाहिए और वोटिंग भी करना चाहिए। तो वो बिल को वो संविधान संशोधन बिल रहे हैं। थोड़ा कठिन है ना। और कुछ जो बिल होते हैं उसको 50% राज्य भी उसको साधारण बहुमत से पास करना रहता है। जब ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जिस सब्जेक्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आप क्या हो सकते हो, नियम बना रहे हो, जैसे कि एनजीएसी का हो गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आज भी न्यूज में है वो, ठीक है ना। कोलेजियम सिस्टम से वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें क्या कि संघीय व्यवस्था कैसे करके जो पावर स्ट्रक्चर है, कार्यपालिका न्यायपालिका, वहाँ पे भी हो रहा है। या फिर कभी केंद्र और राज्य के जो बातें आ जाती है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या बुलाते हैं, जैसे कि जीएसटी, केंद्र भी है राज्य भी है, दोनों का कर की बात आ रही है,
तो वहां पे केंद्र सरकार तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50 स्टेट गवर्नमेंट भी अपना सिंपल मेजोरिटी से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो अलग अलग प्रोविजन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच, भारत के संविधान के से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है, ये यूनियन लिस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट। तो अगर हम लोग देखें तो डाकघर जो है वो केंद्र सरकार का है, कम्युनिकेशन, तो ये तो सही है, संघ सूची। लोक स्वास्थ्य जो होता है वो राज्य की सूची में आता है, हेल्थ, ठीक है। शेयर बाजार, शेयर बाजार क्या होता है, ये भी संघ के सूची में है, राज्य सरकार कोई शेयर बाजार है क्या, ठीक है ना। केंद्र बाजार क्या होता है, वन जो है, वन क्या है, समवर्ती, पहले क्या है कि वन राज्य सरकार में था, उसके बाद क्या क्या गया, केंद्र और राज्य दोनों में समवर्ती सूची में आ गया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो गलत है, ठीक है ना, ये समवर्ती नहीं होगा, संघ का होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं, पहला जो है, इट प्रोवाइड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, इससे एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। तीसरा, इट प्रोवाइड द ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर, इसमें केंद्र के अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी और डायरकी को प्रोविंस में खत्म किया गया था, जो द्वैध शासन था, और उसको कहाँ पे, केंद्र में लेके गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, इसमें एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी, बिल्कुल एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और ये फेडरल फेडरल कोर्ट 1937 में स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, 1950 तक रहता है ना। तो ये कोर्ट बना भी था, ऑपरेशनल भी था। उसके बाद हम लोग क्या होता है, 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं और हाई कोर्ट बनाते हैं, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो। तीसरा, इसमें केंद्र में अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध था, बिल्कुल। इसमें बोला गया था कि ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया फेडरेशन रहेगा, जो आज जैसे संघ होते हैं ना पूरा केंद्र सरकार का, वैसे रहेगा। लेकिन वहां पे क्या हो गया था ये, लेकिन रियल प्रैक्टिस में नहीं आया। क्या हुआ था कि जब हम लोग उतना टाइम का सरकार देखेंगे तो एक ब्रिटिश इंडिया है और दूसरा क्या है, प्रिंसली राज्य है, प्रिंसली राज्य है, मतलब रजवाड़े थे बहुत सारे। तो उनको बोला गया कि तुम लोग भी अखिल भारतीय फेडरेशन में आ जाओ, फिर उन्होंने क्या बोल दिया, मना कर दिया, तो नहीं आता। स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन अगर है आपके आंसर में क्या हो जाएगा, ए, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन रहता है, जिसमें जो है देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, उसके मैं बता दूंगा। ये पहला, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज हाई कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। दूसरा, रीजनिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शैल हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है हर एक राज्य में। असम के, असम के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में तो वो मणिपुर का भी देख लेता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का भी देख लेता है, हर एक में नहीं है। जो पंजाब और हरियाणा का एक चंडीगढ़ है, ठीक है ना। गोवा, मुंबई, मुंबई में है ना, मुंबई का जो हाई कोर्ट है गोवा को भी देख लेता है, ठीक है। पौंडीचेरी का कौन सा देख लेता है, मद्रास। तो क्या है कि हर एक राज्य में नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के संविधान में प्रस्तावना प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय हो,
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? लिखा है, ठीक है ना, लिखा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक राज्य में एक क्या होना चाहिए? न्यायालय होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है कि लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि इतना रिसोर्स कैसे करके देंगे, है ना। पूरा फंक्शनिंग करना पड़ता है, उसके लिए जज बिठाना पड़ता है और उसके लिए सब पूरा सिस्टम व्यवस्था। तो उसके बाद बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट दूसरे राज्य के को भी कार्य कर सकता है, दूसरे का अधिकार से बढ़ाया गया। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो अगर ऑप्शन में अगर देखते हैं ना, तो क्या पहला सही है, क्या पहला दूसरा को एक्सप्लेन कर रहा है, ये ऑप्शन ए रहता है। ऑप्शन बी में पहला और दूसरा सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी में क्या रहता है कि पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी में यहाँ पर रहता है कि दूसरा पहला गलत है दूसरा सही है। तो ये आंसर ऑप्शन डी के अंदर रहेगा, जो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। सॉरी, पहला गलत है दूसरा सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। पहला गलत है दूसरा सही है। हाँ, ये ऑप्शन अगले में दिखा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला गलत है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम? भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित याचना PIL की शुरुआत करते समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे? M हिदायतुल्लाह, ये तो बहुत पहले थे, ठीक है ना, ये नहीं है। AM अहमदानी, ये भी नहीं है। AS आनंद, ये भी नहीं है। वो कौन है? PN भगवती। PN भगवती याद करके रखना, ठीक है ना। जब ये थे तो एडवोकेट कर रहे थे किसका? PIL में क्या होता है? जनहित याचिका है। अगर कहीं पे कुछ विरोध होता है तो कोई दूसरा जो व्यक्ति भी जाके उसको कोर्ट में लगा सकता है कि हाँ इसके साथ अन्याय हो रहा है ना। PIL बहुत एक इनोवेशन है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि PIL के आने के बाद जो कोर्ट है, ठीक है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है बोलते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा, विलियम बेंडिक्ट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, ठीक है ना, तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था ना, गवर्नर जनरल। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक, ये सही हो जाएगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना, तब सही होता है। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? फिर विलियम बेंटिक बनते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ओनली बी सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने जो युवा संकल्प प्रीलिम्स टेस्ट मॉक टेस्ट हुआ का 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।